Brought to you by Infinix. इन्फिनिक्स लाया है साल के सबसे धमाकेदार डील सिर्फ फ्लिपकार्ट पर। नमस्ते, मेरा नाम है निखिल और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी ललन टॉप शो। आज के शो में हम बात करेंगे अमानतुल्लाह खान की। आम आदमी पार्टी के हैवीवेट नेता, ओखला से विधायक। आज यानी 10 अक्टूबर की सुबह सुबह उनके घर पर प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने छापा मारा। क्यों, क्या कहानी है, इस पर हम बात करेंगे। साथ ही करीब से जानेंगे अमानतुल्लाह खान की कहानी के बारे में भी, और एक नज़र मारेंगे आम आदमी पार्टी के उन सांसदों और विधायकों पर जिन्हें बीते दिनों गबन से लेकर रेप तक के केसेस में जेल की हवा खानी पड़ी। चलिए शुरुआत करते हैं। 10 अक्टूबर की सुबह सुबह एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ईडी की टीम ओखला पहुंची। उनका टारगेट साफ था, आम आदमी पार्टी विधायक अमानतुल्लाह खान से जुड़े ठिकाने। इन ठिकानों पर छापेमारी शुरू हुई जो इस बुलेटिन की तैयारी तक जारी थी। अमानतुल्लाह खान की ज़िंदगी पर आएँ उससे पहले समझना होगा कि ये मामला क्या है पर्टिकुलर जिसमें रेड्स हुई। अमानतुल्लाह खान पर दिल्ली वक्फ बोर्ड के कामकाज में वित्तीय हेराफेरी और अन्य अनियमितताओं के आरोप है। साथ ही अमानतुल्लाह खान पर यह भी आरोप है कि उन्होंने दिल्ली वक्फ बोर्ड की नियुक्तियों में भी गड़बड़ियाँ की। केस समझने के लिए जनवरी 2020 में आपको चलना होगा। अमानतुल्लाह इस समय दिल्ली वक्फ बोर्ड के चेयरमैन थे। इस समय कई शिकायतों के बाद एंटी करप्शन ब्यूरो यानी कि एसीबी ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और आईपीसी की अलग अलग धाराओं के तहत अमानतुल्लाह के खिलाफ केसेस दर्ज किए। आरोप लगाए गए कि ये चेयरमैन पद का दुरुपयोग कर रहे थे। कैसे इल्ज़ाम थे दुरुपयोग के? वक्फ बोर्ड के बैंक खातों में गड़बड़ी करना, गाड़ियों की खरीद में गड़बड़ी करना, साथ ही नियम तोड़ते हुए 32 लोगों को वक्फ बोर्ड में नौकरी देना। केस दर्ज होने के बाद जांच शुरू हुई, लेकिन साल 2022 तक इस केस में निर्णायक बढ़त मिली। एसीबी ने अमानतुल्लाह खान और उनके करीबियों के यहाँ छापे मारे। इस छापेमारी में अमानतुल्लाह के करीबी कौसर इमाम के घर से एसीबी को 12 लाख रुपए कैश और एक बेरेटा पिस्टल और कारतूस बरामद हो गए। इनके साथ ही यहाँ से 2 डायरीज भी बरामद हुई जिनमें करोड़ों रुपए के लेन देन का ब्यौरा लिखा हुआ था। ऐसे इल्ज़ाम एसीबी ने लगाए। कहा गया कि डायरी में दी गई ट्रांजैक्शन डिटेल्स का अमानतुल्लाह खान से संबंध है। जांच पड़ताल में सामने आया कि डायरी में कथित तौर पर गुजरात, बिहार और उत्तर प्रदेश में भेजे गए पैसों के अलावा दुबई और सऊदी अरब से आए पैसों का भी जिक्र लिखा हुआ था। इसी छापेमारी में अमानतुल्लाह के एक और करीबी को एसीबी ने पकड़ा। उसके यहाँ से भी कैश, पिस्टल और कारतूस मिलने का इल्ज़ाम लगा। पूछताछ में हामिद ने जानकारी दी कि अमानतुल्लाह खान उनके घर में हथियार और कैश रखवाते थे। इधर पत्रकारों से सूत्रों ने भी बात करनी शुरू की। सूत्रों ने दावा किया कि अमानतुल्लाह खान ने पैसे लेकर अपने करीबियों को वक्फ बोर्ड में भर्ती कर लिया। इसके बाद अमानतुल्लाह मीडिया के सामने आए, आज तक से बात की और सफाई दी कि परमानेंट नियुक्ति लटकी हुई थी, इसलिए संविदा पर लोगों को वक्फ बोर्ड में नौकरी दी गई, लेकिन नियम नहीं तोड़े गए। आप उनकी बात सुन लीजिए। सीओ ने जो लिखा था उसको बोर्ड ने ओवररूल कर दिया। बोर्ड को महसूस हुआ कि ज़रूरत है कॉन्ट्रैक्ट पर रखे हुए लोगों की। मुझसे पहले 24 लोगों को भर्ती किया गया। उसमें कहते हैं आपके परिवार के लोग भी कई सारे हैं, ऐसा भी वो तो देखिए रिक्रूटमेंट कमेटी बनी हुई थी और सबको मेरिट बेस पर लिया, इंटरव्यू लेकर लिया। अब कौन था मेरे परिवार का, कौन नहीं था, ये तो मुझे नहीं मालूम। रिक्रूटमेंट कमेटी ने जो रिकमेंड किया उसको वहाँ रख लिया गया। जो रखे गए थे उनमें बहुत सारे लोग निकाले भी गए। ज़रूरत पर जैसे जैसे ज़रूरत कम होती गई वैसे ज़रूरत होके नया लीज रूल आया। या तो अगर मैं ज़मीनें कब्जा करवा देता तो कहते ज़मीन कब्जा करा दी, इनकम नहीं बढ़ाता तो कहते इनकम बढ़ा दी। अब मैंने किराएदारी कर दी तो कह रहे किराएदारी कैसे कर दी। कुछ ही दिनों बाद अमानतुल्लाह भी अरेस्ट कर लिए गए, फिर जमानत पर वो बाहर आए, लेकिन जांच अटक रही थी। सूत्रों के हवाले से आती खबरें बताती हैं कि डायरी से एसीबी को जो लेन देन के ब्यौरे मिले उसकी जांच कर पाना एसीबी के लिए मुमकिन नहीं था। ये मामला सीधे तौर पर मनी लॉन्ड्रिंग का लग रहा था, इसलिए एसीबी ने ईडी से संपर्क किया और जांच की डिटेल्स शेयर कर दी। ईडी ने अपने स्तर पर जांच शुरू की, जिसके बाद ताज़ा छापेमारी सामने आई है। इस केस में सबसे महीन जानकारियां दे रहे हैं इंडिया टुडे के पत्रकार कुमार कुणाल। आप उनकी बात सुनिए। दरअसल आम आदमी पार्टी विधायक अमानतुल्लाह खान पर जो केस चल रहा है वो साल 2016 का है। साल 2016 में एंटी करप्शन ब्रांच, जो कि दिल्ली सरकार के अंदर में आती है, हालांकि उसमें दिल्ली पुलिस के अधिकारी होते हैं ऑन डेपुटेशन, उन्होंने ये मामला दर्ज किया था और मामला था दिल्ली वक्फ बोर्ड से संबंधित। दिल्ली वक्फ बोर्ड में 32 कर्मचारियों की नियुक्ति की गई थी और ये कहा गया कि अमानतुल्लाह खान ने बतौर चेयरमैन रहते हुए उन नियुक्तियों को गलत तरीके से किया, यानी अपने सगे संबंधियों
या फिर रिश्तेदारों को इसमें पूरी तरह से उन्होंने तरजीह दी और उसके बाद ये नियुक्तियां हुई जो कि गलत है। और उसी संबंध में पिछले साल यानी 2022 में अमानतुल्लाह खान सितंबर महीने में एसीबी की रेड के बाद गिरफ्तार भी हुए थे और ये कहा गया कि लगभग 27 लाख है जो कि सरकारी खजाने को नुकसान हुआ इस पूरे मामले में। हालांकि उस मामले में उन्हें बेल मिल गई सितंबर महीने में ही और अभी कुछ दिन पहले सीबीआई ने भी एसीबी के बाद इस पर मामला दर्ज किया था, वहां भी उन्हें जमानत मिल चुकी है। लेकिन अब ईडी इस पूरे मामले में आई है और ईडी ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत इसमें जो एसीबी की शिकायत है और एसीबी की जो जांच चल रही थी, एसीबी की जो एफआईआर है उसको आधार बना करके ही छापेमारी की है और वहां पर कई सारी चीजें उनमें टटोली जा रही हैं। पहले ये ईडी का दावा है कि इसमें कुछ डायरियां मिली थी और उन डायरियों में इस बात का जिक्र था कि किस तरीके से जो नियुक्तियां की गई और साथ ही साथ जो दिल्ली वक्फ बोर्ड की ज़मीन है वो रेंट पर दिया गया, उसमें गड़बड़ियां हुई थी और उन्हीं गड़बड़ियों की वजह से ये पूरा मामला बनता है। उसमें पैसों की लेन देन का भी जो ईडी के अधिकारी हैं वो दावा कर रहे हैं कि डायरियां मिली हैं, उसमें उसका भी जिक्र है। तो ये तमाम चीज़ों को लेकर के अमानतुल्लाह खान पर नज़र है और उनको इसीलिए इस पूरे मामले में सुबह से उनके खिलाफ छापेमारी चल रही है। लेकिन बड़ी बात यही है कि क्या एसीबी के मामले में जमानत मिलने के बाद और सीबीआई दोनों मामलों में उन्हें जमानत मिल चुकी है और मामला यही था, तो क्या ईडी का जो ये केस है वो अदालत में टिक पाएगा या फिर वहाँ पर उन्हें इनके खिलाफ जो मामले हैं जो कि एंटी करप्शन जो धाराओं के तहत लगाए गए थे सीबीआई के द्वारा भी, जैसे वो गिरा उसी तरीके से पीएमएलए की जो धाराएं हैं, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की धाराएं हैं, उनके भी मामले में उन्हें राहत मिल जाएगी। अब आम आदमी पार्टी का जब एक और नेता केंद्रीय जांच एजेंसी के रडार पर है तो उसकी कहानी खोजी जाने वाली है। तो क्या कहानी है, हमने भी खोजी है। अमानतुल्लाह खान की कहानी शुरू होती है पश्चिमी यूपी के मेरठ से। अमानतुल्लाह यहाँ के सटला इलाके में पढ़ने वाले अफगानपुर के रहने वाले हैं। 12 क्लास तक इन्होंने पढ़ाई की मेरठ में, फिर दिल्ली में पढ़ाई का ख्वाब बुना, जामिया में दाखिला लिया और उस इलाके में सेटल होने की दिशा में कदम बढ़ाया जहाँ के आगे चलकर वो विधायक बने यानी ओखला। जामिया की पढ़ाई रास नहीं आई तो कक्षा 12वां पास करके ही वो रह गए, यानी कॉलेज की पढ़ाई पूरी नहीं हुई। लेकिन नेतागिरी में पैर जमाने लगे थे तब तक वो। ओखला के इलाके में उनका नाम होने लगा। फिर साल आए 2008, अमानतुल्लाह का पहला चुनावी साल था। रामविलास पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी से टिकट मिला उन्हें। ओखला विधानसभा से उन्होंने पर्चा भरा। वही हुआ जिसका उन्हें भी अंदाजा था, वो चुनाव हारे। यही क्रम साल 2013 में भी दोहराया गया। लोक जनशक्ति पार्टी के ही टिकट पर एक और हार अमानतुल्लाह के खाते में आ गई। लेकिन साल 2013 आते आते दिल्ली में एक बड़ा बदलाव हो गया था। आम आदमी पार्टी जैसी नई नवेली पार्टी ने हल्ला मचा दिया था। जिस चुनाव में अमानतुल्लाह हार गए थे, आम आदमी पार्टी ने अपने पहले विधानसभा चुनाव में 28 सीटें निकाल ली थी। भाजपा को 32 सीटें मिली थी और कांग्रेस को 8। किसी के पास बहुमत नहीं था, 60 गांठ से ही सरकार बनी, गठबंधन सरकार जिसे कहते हैं। लिहाजा कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी को समर्थन दिया। अरविंद केजरीवाल सीएम पद की कुर्सी पर बैठे। लेकिन अभी तक केजरीवाल और अमानतुल्लाह की मुलाकात हुई नहीं थी। इस मुलाकात का मौका दिया ओखला से आने वाले कांग्रेस विधायक आसिफ मोहम्मद खान ने। कैसे? जनवरी 2014 में चली। नए सीएम बने केजरीवाल दिल्ली सचिवालय में कुछ पत्रकारों को संबोधित कर रहे थे। अचानक से कमरे का दरवाजा खुला। सफेद बालों वाला एक नेता हल्ला करते हुए कमरे में दाखिल हुआ। ये थे ओखला से विधायक आसिफ। उन्होंने अरविंद केजरीवाल को कहना शुरू किया कि वो साल 2008 में हुए बाटला हाउस एनकाउंटर की जांच कराएं। आसिफ ने इल्ज़ाम लगाया कि आम आदमी पार्टी ने अपने चुनावी घोषणाओं में बाटला हाउस एनकाउंटर की जांच कराने की बात कही थी, लिहाजा उन्हें जांच करानी चाहिए। बाद में आम आदमी पार्टी ने कहा कि उन्होंने ऐसा कोई चुनावी वादा किया नहीं था। बहरहाल पत्रकारों के सामने इस तरह का राजनीतिक हमला देखकर अरविंद केजरीवाल थोड़ा सकुचाए और उन्हें समझ में आ गया कि अगर ओखला में राजनीति करनी है तो आसिफ मोहम्मद खान के बराबर एक नेता खोजना होगा, खड़ा करना पड़ेगा। इलाके के कुछ नेता बताते हैं कि इस काम में अरविंद केजरीवाल की मदद की कुछ स्थानीय पत्रकारों और कुछ एक दोस्तों ने। एक दिन रेकी चली और उसके बाद केजरीवाल के सामने अमानतुल्लाह खान का नाम रखा गया।
आम आदमी पार्टी को आसिफ मोहम्मद खान की काट मिल गई इस तरह। लेकिन अभी अमानतुल्लाह को अपने काबिलियत साबित करनी थी और इसका मौका उन्हें मिला जुलाई 2014 में। एक साल बाद एक विवाद हुआ। ओखला के इलाके में पोस्टर लगे कांग्रेस के 3 मुस्लिम विधायकों मतीन अहमद, आसिफ मोहम्मद खान और हसन अहमद के खिलाफ। इन पोस्टर्स में इल्ज़ाम लगाए गए कि कांग्रेस के ये 3 एमएलए पैसा खाकर भाजपा के लिए काम कर रहे हैं। कांग्रेस ने पुलिस में केस दर्ज करा दिया। इस मामले के जानकार बताते हैं कि ये पोस्टर तो आम आदमी पार्टी के इशारे पर लगाए गए थे, लेकिन पार्टी के जिस नेता ने ये पोस्टर लगवाने की जिम्मेदारी निभाई थी उसने पुलिस केस की बात सुनते ही अपना फ़ोन ऑफ कर लिया। दिल्ली पुलिस ने इधर आम आदमी पार्टी के 3 नेताओं दिलीप पांडे, राम कुमार झा और जावेद अहमद को अरेस्ट कर लिया। आम आदमी पार्टी को डैमेज कंट्रोल करना था, लिहाजा भोर में 5:30 बजे अमानतुल्लाह खान के पास एक फ़ोन आया। उनसे पूछा गया कि क्या वो पोस्टर लगवाने की जिम्मेदारी अपने सिर पर लेंगे। अमानतुल्लाह ने हामी भरी। पुलिस के पास गए, कहा कि मैंने पोस्टर लगाए ये सारे। पुलिस ने सबूत मांगा और अमानतुल्लाह के पास वो था नहीं, लिहाजा उन्हें हिरासत में नहीं लिया गया। लेकिन इस घटना ने उनके नंबर बढ़ाए। पार्टी में अब वो एक प्रभावशाली नेता की तरह देखे जाने लगे कि काम सुनता है। केजरीवाल के इस्तीफे के बाद साल 2015 में जब फिर से विधानसभा चुनाव हुए तो आम आदमी पार्टी ने उन्हें टिकट दिया। अमानतुल्लाह जीते भी। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के ब्रह्म सिंह को 64,532 वोटों से हरा दिया। ओखला में जीत की खबरें चलीं तो मेरठ में उनके घर पर भी जश्न मना। लोग बताते हैं कि मेरठ में जश्न में लबरेज कुछ और युवा ओखला चले आए। सटला के ये लोग भी रहने वाले थे। ये युवा, इल्ज़ाम इन पे लगता है कि कब्जा करने, पैसा उगाहने, मारपीट जैसे छिटपुट अपराध करने लगे। दिल्ली के लोग इन्हें सटला गैंग बुलाने लगे और सटला गैंग के लोग ओखला के इलाके में एक्टिव हो गए और विधायक अमानतुल्लाह खान के नाम का इस्तेमाल करने लगे। अमानतुल्लाह खान के हिस्से न चाहते हुए भी बदनामी आने लगी इस तरह। यहीं से परेशानी भी शुरू हुई और शुरू हुआ मुकदमों का सिलसिला। आप देखते चलिए। जुलाई 2016 अमानतुल्लाह पर एक महिला ने अंजाम भुगतने की धमकी देने का इल्ज़ाम लगाया। इस मामले में अमानतुल्लाह पर धारा 506 धमकी देना और 509 महिला की गरिमा को नुकसान पहुंचाना के तहत मुकदमा दर्ज हुआ। अमानतुल्लाह को पकड़कर हवालात में डाला भी गया, हालांकि बाद में उन्हें मामले में जमानत मिली। सितंबर 2016 अमानतुल्लाह पर उनके साले की पत्नी ने यौन शोषण का इल्ज़ाम लगा दिया। पुलिस में केस दर्ज हुआ। अमानतुल्लाह खान फिर अरेस्ट हुए। ये केस सामने आने के बाद अमानतुल्लाह ने इस्तीफे की पेशकश की। कहा कि वो सफाई देते देते थक गए हैं, लेकिन पार्टी ने उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं किया। कहा कि ये मामला उनके परिवार से जुड़ा हुआ है, इसलिए इस्तीफा नामंजूर किया जाता है। अमानतुल्लाह अरेस्ट हुए और इस केस में भी वो जमानत पर बाहर आए। अप्रैल 2017 में नगर निगम चुनाव से पहले कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच जामिया नगर इलाके में भिड़ंत हुई। अमानतुल्लाह पर हिंसा करने के आरोप लगे, लेकिन अमानतुल्लाह ने कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उन पर गोली चलाई। कांग्रेस ने उन पर एफआईआर भी करवा दी। मई 2017 अमानतुल्लाह ने कहा कि कुमार विश्वास भाजपा के एजेंट हैं। ये बात कहते ही पार्टी में हल्ला मचा और कुछ ही दिनों बाद उन्हें पार्टी की पीएसी से निकाला गया। फरवरी 2018 में आई दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव अंशु प्रकाश ने इल्ज़ाम लगाया कि उन्हें अमानतुल्लाह खान और पार्टी के एक और विधायक प्रकाश जारवाल ने पीटा और ये पिटाई अरविंद केजरीवाल के घर पर उनके सामने हुई। आम आदमी पार्टी ने कहा कि ऐसा कुछ हुआ नहीं। पुलिस केस लेकिन हुआ, मेडिकल जांच हुई, मारपीट की पुष्टि हुई। अमानतुल्लाह खान फिर अरेस्ट हुए इस मामले में और हमेशा की तरह बेल पर बाहर भी आए। साल आया 2020 का। दिल्ली में फिर से विधानसभा चुनाव हुए। तमाम शिकायतों के बावजूद पार्टी ने अमानतुल्लाह का टिकट रिपीट किया। वो फिर से जीते। फरवरी का महीना लगा तो अमानतुल्लाह पर एक और केस दर्ज हुआ। इस बार इल्ज़ाम लगा कि उन्होंने डासना के विवादित पुजारी यति नरसिम्हानंद सरस्वती को धमकी दे दी। ये केस भी बाकी मामलों की तरह लटका हुआ है। इसी साल दिल्ली में दंगे भी हुए। आम आदमी पार्टी के नेता और पार्षद ताहिर हुसैन को दंगों की साजिश रचने के इल्ज़ाम के तहत अरेस्ट किया गया। अमानतुल्लाह खान ने जुबान खोलकर ताहिर हुसैन का साथ दिया। 2 ट्वीट्स किए जो उस समय बहुत वायरल हुए थे। पहला ट्वीट ये था, एलजी साहब कि आपकी दिल्ली पुलिस नहीं जानती कि दिल्ली के दंगे कराने के लिए बीजेपी के नेता कपिल मिश्रा, अनुराग ठाकुर और परवेश वर्मा भी जिम्मेदार हैं, तो फिर दिल्ली दंगों में मुसलमानों की ही गिरफ्तारी क्यों। दूसरा ट्वीट ये था, दिल्ली पुलिस ने अपनी चार्जशीट में ताहिर हुसैन को दिल्ली दंगों का मास्टरमाइंड बनाया है, जबकि पूरा मुल्क जानता है कि दंगे किसने कराए। असल दंगाइयों से अभी तक पुलिस ने पूछताछ तक नहीं की। मुझे लगता है कि ताहिर हुसैन को सिर्फ मुसलमान होने की सज़ा मिली। अमानतुल्लाह खान पर इस स्टैंड के लिए हमले हुए, आलोचना हुई।
मामला कुछ दिनों बाद शांत भी पड़ा, 2 साल तक लगभग शांति, लेकिन मई 2022 के महीने में अमानतुल्लाह फिर से प्रकाश में आए। इस महीने दिल्ली नगर निगम ने अलग अलग इलाकों में अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाया। जब एमसीडी का बुलडोजर शाहीन बाग के इलाके में पहुंचा तो वहां सामने अमानतुल्लाह खान खड़े हुए, उन्होंने विरोध किया, उनके खिलाफ केसेस दर्ज हुए, सरकारी काम में बाधा पहुंचाने का केस था ये, और साथ ही दिल्ली पुलिस ने उन्हें बैड कैरेक्टर घोषित कर दिया। हिरासत में वो लिए गए, लेकिन हमेशा की तरह जमानत मिली और मार्च 2023 के महीने में राउज एवेन्यू कोर्ट ने इन्हें इस केस में बरी भी किया। और अब ये है दिल्ली का वक्फ बोर्ड वाला केस, जिसकी जांच पहले एंटी करप्शन ब्यूरो कर रहा था, अब जांच ईडी के हाथ में आई है। लेकिन जाहिर है कि वो आम आदमी पार्टी के अकेले नेता नहीं हैं जो केंद्रीय एजेंसियों या दिल्ली पुलिस की जांच का सामना कर रहे हैं या कर चुके हैं। आम आदमी पार्टी के पास ऐसे नेताओं की एक लिस्ट है। सीनियर से जूनियर के क्रम में चलते हैं कि किन किन पर इल्ज़ाम लगे। पहला नाम संजय सिंह का है। दिल्ली शराब पॉलिसी केस में घूसखोरी के इल्ज़ाम में उन्हें अक्टूबर 2023 में अरेस्ट किया गया। उन पर इल्ज़ाम है कि घूस उन्होंने ली, साथ ही ये भी कि उन्होंने दिल्ली के कुछ रेस्टोरेंट व्यापारियों से पैसे लेकर मनीष सिसोदिया के जरिए आम आदमी पार्टी के फंड में जमा कराए। इसके एवज में उन्होंने शराब पॉलिसी में बदलाव करवाए ताकि व्यापारी भी पैसा कमा सकें। दूसरा नाम मनीष सिसोदिया का है। पूर्व डिप्टी सीएम है दिल्ली के। वही केस है दिल्ली शराब नीति। उन्हें फरवरी 2023 में अरेस्ट किया गया था। उन पर भी संजय सिंह से मिलते जुलते ही आरोप हैं। शराब व्यापारियों से मीटिंग करना, उनसे फ़ायदे के लिए शराब पॉलिसी में बदलाव करना और इस बदलाव के एवज में पार्टी के लिए चंदा लेना। तीसरा नाम सत्येंद्र जैन का है। पूर्व स्वास्थ्य मंत्री हैं दिल्ली के। मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है। उन्हें मई 2022 में ईडी ने अरेस्ट किया था। उन पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने अपनी 4 कंपनीज के जरिए पैसों का हेरफेर किया। ईडी ने अरेस्ट करने के साथ ही लगभग 5 करोड़ रुपए की संपत्ति उनकी जब्त की थी। चौथा नाम संदीप कुमार का है। पूर्व महिला एवं बाल कल्याण मंत्री दिल्ली। इन पर रेप का केस है। संदीप कुमार साल 2015 में विधायक बनकर आए थे। उन पर एक महिला ने इल्ज़ाम लगाया कि उनके पास राशन कार्ड बनवाने वो गई। संदीप ने महिला को नशीला पदार्थ मिलाकर कोल्ड ड्रिंक पिलाई और फिर उनका रेप किया। साल 2016 में एक सीडी भी सामने आई थी जिसमें इस घटना से जुड़ा एक वीडियो था। इल्ज़ाम सामने आने के बाद अरविंद केजरीवाल ने उन्हें सरकार और पार्टी दोनों से बर्खास्त किया था। वो अरेस्ट भी हुए थे। जितेंद्र तोमर पूर्व कानून मंत्री हैं दिल्ली के। वकालत की फर्जी डिग्री रखने का केस है। साल 2015 में विधायक बने थे। विधायक बनने के बाद मंत्री भी बने। कुछ दिनों बाद एक आरटीआई के जरिए दावा किया गया कि जितेंद्र तोमर ने जो वकालत की डिग्री दिखाई वो फर्जी है। ये जानकारी और पुख्ता कर दी भागलपुर यूनिवर्सिटी ने जब उसने दिल्ली हाईकोर्ट को बताया कि जिस रजिस्ट्रेशन नंबर पर जितेंद्र तोमर अपनी डिग्री दिखाते हैं उस पर किसी और का नाम है। अरेस्ट हुए ये भी। अगला नाम विजय सिंगला का है। पंजाब सरकार में पूर्व स्वास्थ्य मंत्री रहे। 1% कमीशन मांगने का केस हुआ। आरोप लगा कि उन्होंने स्वास्थ्य महकमे के टेंडर प्रक्रिया में किसी को फायदा पहुंचाने के लिए 1% कमीशन मांगा। सीएम भगवंत मान ने तुरंत प्रभाव से उन्हें मंत्रिमंडल से बर्खास्त किया। इसी साल मई में उन्हें पंजाब की एंटी करप्शन ब्रांच ने अरेस्ट भी किया। फिलहाल सिंगला जमानत पर बाहर हैं, लेकिन केस अभी चल रहा है। 7वां नाम आसिम अहमद खान का है। पूर्व खाद्य आपूर्ति मंत्री हैं दिल्ली के। घूसखोरी का केस इन पर है। 2015 में विधायक बने। साल 2018 में आसिम अहमद खान पर एक बिल्डर से 6 लाख रुपए घूस मांगने का इल्ज़ाम लगा। जिस व्यक्ति से आसिम अहमद खान ने कथित तौर पर घूस मांगी थी उस व्यक्ति ने कॉल रिकॉर्ड करके अरविंद केजरीवाल को भेजा। केजरीवाल ने आसिम को कैबिनेट से हटाया और सीबीआई जांच की सिफारिश भी की। आसिम अरेस्ट हुए और केस में जांच अब जारी है। सोमनाथ भारती अगला नाम है। पूर्व कानून मंत्री हैं दिल्ली के। घरेलू हिंसा का केस है। 2013 में विधायक बने ये और इसी साल उनकी पत्नी ने घरेलू हिंसा का इल्ज़ाम उन पर लगाया। कहा कि जब वो गर्भवती थीं तो सोमनाथ भारती उनके पीछे कुत्ते छोड़ देते थे। उन्हें गर्भपात के लिए मजबूर किया गया और अपनी कलाई काटने की उन्होंने कोशिश की। सोमनाथ को इस्तीफा देना पड़ा। इन सब इल्ज़ामों के बाद सामने आने के बाद में उन पर एम्स कर्मचारियों के साथ मारपीट करने के इल्ज़ाम भी लगे। 9वां नाम है प्रकाश जारवाल का। पूर्व विधायक हैं देवली के, दिल्ली से ही। महिला से बदसलूकी का केस है। साल 2017 में एक 53 साल की महिला ने इल्ज़ाम लगाया कि विधायक प्रकाश ने महिला को धमकी दी, बदसलूकी भी की। प्रकाश जारवाल पर दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव अंशु प्रकाश को पीटने का इल्ज़ाम भी लगा था। ये तो विधायक, सांसद और मंत्री वाली लिस्ट हुई। इसके अलावा इस लिस्ट के अलावा इस फेहरिस्त में 2 पार्षदों का भी नाम आता है, ताहिर हुसैन और गीता रावत। ताहिर हुसैन पर साल 2020 में हुए दिल्ली दंगों की साजिश रचने का इल्ज़ाम लगा और वो जेल गए थे। और गीता रावत को साल 2022 में सीबीआई की एंटी करप्शन ब्यूरो ने घूस लेते रंगे हाथों अरेस्ट किया था।
देखें तो पार्टी के लगभग दर्जन भर हैवीवेट नेता किसी न किसी जांच या केस का सामना कर रहे हैं। ऐसे में एक सवाल है जो राजनीतिक हलकों में उठने लगा है कि क्या इस पार्टी की राष्ट्रीय महत्वाकांक्षाओं पर पानी फिर रहा है? पार्टी के अंदर क्या स्थिति है, क्या बात और क्या प्लानिंग होती है, सुनते हैं कुमार कुणाल को। निश्चित तौर पर लगातार जब से आबकारी घोटाला सामने आया है, उसके बाद एक या यूं कहें कि आबकारी घोटाला आने से पहले भी सत्येंद्र जैन से जो शुरुआत हुई, उसके बाद मनीष सिसोदिया, फिर संजय सिंह और अब अमानतुल्लाह खां हालांकि पिछले साल सितंबर में भी गिरफ्तार हो गए थे और उनके मामले में जांच हुई थी। लेकिन ये एक बात साफ तौर पर नजर आई है कि पिछले एक आध हफ्ते में कुछ सरगर्मी तेज हो गई है आम आदमी पार्टी के नेताओं पर और चौतरफा घिरते हुए नजर आ रहे हैं। अभी आम आदमी पार्टी ने घोषणा की है कि कम से कम 3 राज्यों में, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में वो चुनाव लड़ेगी। ऐसे में जो बड़े नेता हैं उनकी भूमिका भी काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। उससे ठीक पहले इस तरीके का एजेंसियों का हरकत में आना राजनीतिक तौर पर कई सारे सवाल भी खड़ा करता है कि क्या आम आदमी पार्टी की जो चुनावी स्ट्रैटेजी है, रणनीति है, उसको देखते हुए या उसकी हवा निकालने के लिए क्या इस तरीके के जो छापेमारी है उसका इस्तेमाल किया जा रहा है राजनीतिक तौर पर, ये एक निश्चित तौर पर सवाल उठता है। लेकिन जहां तक बीजेपी का सवाल है, बीजेपी साफ तौर पे कह रही है कि जिस तरीके से तमाम नेताओं ने गड़बड़ी की है, चाहे वो आबकारी नीति, शराब नीति के मामले में हो या फिर वक्फ बोर्ड का घोटाला हो या फिर सत्येंद्र जैन ने जो मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है, तो उन तमाम नेताओं के खिलाफ मामला बनता है और एक तरीके से उसको कंक्लूजन तक पहुंचाया जा रहा है। जो नियति थी वो यही थी कि इस तरीके के मामले दर्ज होते, फिर छापेमारी होती, उनके खिलाफ जो तमाम दस्तावेज हैं, सबूत हैं, वो इकट्ठा किए जाते और उसके आधार पर ही जो कानूनी प्रक्रिया है वो अपना रूप ले रही है। तो आरोप प्रत्यारोप सीधे सीधे कि चुनावी मौसम में आखिरकार बड़े बड़े नेताओं को क्यों टारगेट किया जा रहा है। एक बात साफ होनी चाहिए कि अगर कोई दोषी है तो उसे कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, ताकि ये उन नेताओं और जनप्रतिनिधियों के लिए भी मिसाल बने जिन्हें हम और आप चुनकर सदन या संसद भेजते हैं। निर्दोष हैं तो जाहिर है उन्हें पाक साफ और बाइज्जत बरी भी होना चाहिए, लेकिन एजेंसियों की भी ये जिम्मेदारी है कि उनकी कार्रवाई साफ और पारदर्शी हो, और हो तो लगे भी उन पर ये इल्ज़ाम न लगे कि वो किसी एक ख़ास पार्टी के खांचे में बंद रही हैं। खबरों का सिलसिला यहीं तक, अब चलते हैं उम्मीद की बात की ओर। तंजानिया के राष्ट्रपति सामिया सुलूह हसन को दिल्ली की जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी ने ऑनरेरी डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया है। इस सम्मान को पाकर सामिया काफ़ी भावुक हो गई। उन्होंने कहा कि ये किसी भी विदेशी विश्वविद्यालय से मिलने वाला उनका पहला पुरस्कार है, अवार्ड, डिग्री वाला। राष्ट्रपति बनने के बाद सामिया सुलूह हसन की ये पहली भारत यात्रा भी है। JNU के दीक्षांत समारोह में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान मौजूद थे। डॉक्टर जयशंकर ने तंजानिया और भारत के संबंधों में सुधार के लिए सामिया की तारीफ की। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच मजबूत आर्थिक संबंध तैयार हो रहे हैं। तंजानिया के साथ हमारे संबंध सदियों से हैं। महामारी के दौरान चुनौतियां आईं, लेकिन हमारे द्विपक्षीय व्यापार में दोनों ओर से मजबूती देखी गई, वृद्धि देखी गई। विदेश में IIT खोलने के लिए जयशंकर ने तंजानिया को पसंदीदा जगह भी बताया। उन्होंने कहा कि इसी महीने वहाँ क्लासेस शुरू की जाएंगी। ये था आज का दी ललन टॉप शो। अगली किस्त में आपसे मुलाकात होगी, इस उम्मीद के साथ हम विदा ले रहे हैं। तब तक आप अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए दी ललन टॉप।